तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पर फिनॉल और एसिटिक एसिड की हम कंपेयर करेंगे कि किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात का पहले उत्तर दे देता हूँ कि यहाँ पर जो रहेगा वो एसिटिक एसिड जो रहेगा, एसिटिक एसिड इज मोर एसिड देन फिनॉल। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड जो रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल के अंदर जो होता है बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है। और फिनॉल क्या करेगा, जब ये H+ देगा तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आया हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। और जो फिनॉल से आपके पास बनता है वो क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। और कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास CH3 COOH, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, CH3 COO-। तो ये हमारे पास था एसिटिक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है क्या, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन बन रहा है। बट दोनों ही H+ को लॉस कर रहे हैं, है ना, दोनों ही क्या कर रहे हैं, H+ को लॉस कर रहे हैं। ये भी H+ दे रहा है और ये भी H+ दे रहा है, तो दोनों ही H+ दे रहे हैं, दोनों ही एसिड है। बट यहाँ पर कौन ज़्यादा एसिड है, तो हमने बोला यहाँ पर एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जब H+ को लॉस करेगा तो जो ये बन रहा हमारे पास फिनॉक्साइड, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो जो एसिड रहेगा उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है या एसीटेट आयन है। तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब स्टेबल कौन सा ज़्यादा है ये हमें कैसे पता करना है, तो ये हमें रिजोनेंस के बेस पर पता लग पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन के अंदर रिजोनेंस देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर और यहाँ पर है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, देखो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर देगा, इसमें देगा। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो अगला आपके पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। फिर क्या होगा, जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4 है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है ना, तो 4 हो जाएगी। बट यहाँ से जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन से देगा तो यहाँ वाले कार्बन की वैलेंसी देखिए आप, ये कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 2 3 और 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है और एक ये 5th बॉन्ड जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके का, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लोन पेयर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो अगेन क्या होगा, ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का वही रीजन है कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाती है, 5 हो जाती है। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ऐसा आपको मानकर चलना है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होगा तो देखो पहले हम इसकी वैलेंसी चेक करें, 1 2 3 एंड 4, 4 तो ऑलरेडी है और एक ये भी शिफ्ट होगा तो 5 तो होती नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बनाना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर नेगेटिव। फिर अगला क्या होगा आपके पास, अगला ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा तो अगेन इस कार्बन की वैलेंसी देखिए आप, 1 2 3 और 4 ऑलरेडी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो 5 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस से अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर्स बन रही है, यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा आपको कितनी स्ट्रक्चर्स बन रही है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है ना। तो यहाँ पर कितनी बन रही है, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, किसकी, ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन। अगला हम एसीटेट आयन की बात कर ले, तो एसीटेट आयन की बात करें हम तो देखो CH3 CO एंड O पर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा तो क्या होगा, ये अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। कंडीशन क्या है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1
2 3 एंड 4 और ये एक और बना लेगा तो 5 तो बनाता ही नहीं है। उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो दिख रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है हमारे पास, यहाँ पर CH3 C ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और वहाँ पर हमारे पास 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा वो मोर स्टेबल होता है, मतलब होना ये ज़्यादा स्टेबल चाहिए और इसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्या है यहाँ पर एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल। रीजन उसके पीछे का क्या है, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आप दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से कैरी कौन कर पाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से कैरी कर पा रहा है। और ऑक्सीजन अच्छे से कैरी कर पा रहा है मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, फिनॉल की कंपेयर में जो एसिटिक एसिड होगा वो मोर एसिडिक नेचर का होगा। तो एसिटिक एसिड इज मोर एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड जो रहेगा वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक रहेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस चार्ज को अच्छे से कैरी कर पा रहा है, अच्छे से रख रखाव कर पा रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो भी रिजोनेंस में बिजी, यहाँ पर भी बिजी है, बट ये नेगेटिव चार्ज को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे कि ये नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो H+ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ये इजीली H+ लॉस कर देगा और ये क्या होगा, अच्छा एसिड होगा। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं तो हमें ये तो पता चला कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। और हम बात करें फिनॉल और एल्कोहल की कंपेयर, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, पता ही है हमें, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल एल्कोहल की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है। तो फिनॉल क्या है, फिनॉल के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि एल्कोहल में क्या होता है, नो रिजोनेंस, यहाँ पर रिजोनेंस नहीं होता और रिजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये लेस एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो एसिडिक एसिड का नेचर तो ज़्यादा है ही सही फिनॉल से। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होगा एसिडिक नेचर का। कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो एसिडिक एसिड, मोर एसिड, फिनॉल, फिर फिनॉल के बाद आएगा एल्कोहल, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिड एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है किस तरीके से पहचाने, ठीक है। थैंक यू।